स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। और स्लो एक्टिंग हार्मोन्स का एग्जांपल हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स है, मतलब टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरॉन, ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन, और कुछ हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता वो वाला हार्मोन्स। अब आप ये जानते हैं कि ये जितने हार्मोन्स हमने बोला वो फैट सोल्यूबल है। क्या है? फैट सोल्यूबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली ये लोग पार कर जाएंगे, और पार कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो एक और कारण है पार करने का, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है, इसलिए पार कर जाएगा। और इसका रिसेप्टर कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। और ये किस बेस पे काम करता है? तो आपने देखा था कि मैसेंजर आरएनए बेस पे काम करता है, मतलब मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस बेस पे काम करता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास अभी हम लोग रख रहे हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन्स, और एग्जाम्पल हम लोग रख रहे हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। एस्ट्रोजन का जब मैकेनिज्म देखते हैं तो एस्ट्रोजन का मोस्ट कॉमन जो वर्जन होता है बीटा एस्ट्राडाइल होता है। बीटा का एस्ट्राडाइल मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ये कॉमन फॉर्म है इसका एस्ट्रोजन का। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये मान लीजिए कि इसके पास ये हमारे पास ये टारगेट आर्गन है जहां पे इसको काम करना है। तो ये हम लोग बोल देते हैं कि ये टारगेट आर्गन है। टारगेट क्या आर्गन है? और टारगेट आर्गन में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसको यूट्रस रख ले रहे हैं या ओवरी रख रहे हैं। तो ये टारगेट आर्गन है। और टारगेट आर्गन पे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? एस्ट्रोजन है। और ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ये एस्ट्रोजन का रिसेप्टर, इस पहले ये देख लीजिए, ये एस्ट्रोजन है। और एस्ट्रोजन में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है बीटा क्या? एस्ट्रा डाइऑल की हम लोग बात करें। और ये हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लीजिए ये कलर यूज कर रहे हैं कि ये बीटा एस्ट्राडाइऑल हार्मोन्स है, और इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए सपोज करिए कि हम इसके साइटोप्लाज्म में ये हार्मोन रिसेप्टर बनाए हैं, मान लीजिए। और जब ये हार्मोन रिसेप्टर बनाए हैं तो ये क्या करेगा? ये पहले इसका नाम लिख लिए, इस रिसेप्टर का नाम क्या है? तो एस्ट्राफिलिन नाम है। एस्ट्राफिलिन नाम है इसका, एस्ट्राफिलिन। और इसको हम चाहें तो एस्ट्राफिलिन 1 भी बोल सकते हैं, एस्ट्राफिलिन 1। और ये कहाँ है एस्ट्राफिलिन? एस्ट्राफिलिन 1 कहाँ पे है? तो साइटोप्लाज्म में है। तो अगर मान लीजिए ये हार्मोन्स आया और इसके साथ यहाँ पे बाइंड हुआ, मतलब ये हार्मोन्स के बारे में हम बता रहे हैं कि ये बाइंड होगा, और अब की बार ये रिसेप्टर थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब कन्फर्मेटरी चेंज हो रहा है, और ये हार्मोन्स फिर से यहीं पे आके जुड़ा, मान लीजिए। तो अब की बार ये एस्ट्राफिलिन बोलते हैं इसको, एस्ट्राफिलिन है। और इसको एस्ट्राफिलिन 1 बोल रहे हैं क्योंकि इसको भी एस्ट्राफिलिन ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एस्ट्राफिलिन क्या? एस्ट्राफिलिन क्या हो गया? ये इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 बोल रहे हैं। और ये क्या हुआ? यहाँ पे आके जुड़ गया, मतलब यहाँ पे कन्फर्मेटरी चेंज हुआ है। क्या हुआ? कन्फर्मेटरी चेंज हुआ। और चेंज हुआ, इसका नाम देना चाहें तो आप इसका नाम क्या दे सकते हैं? क्या नाम दे सकते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम लोग। एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या? कॉम्प्लेक्स बना। और यही रिसेप्टर हमारे न्यूक्लियस में जाएगा। कहां पे? न्यूक्लियस में जाएगा। तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए। और ये न्यूक्लियस आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेनस, ये मान लीजिए इस तरह से हमने न्यूक्लियस बना लिया, ये न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर ये जाएगा।
तो ये मानिए न्यूक्लियस में पहले से हमारे पास डीएनए है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये है डीएनए, और इसी डीएनए के साथ ये आके क्या होगा, बाइंड होगा। तो सपोज करिए कि ये क्या था, ये मानिए कि ये हार्मोनल रिसेप्टर, और ये मानिए आप कि ये बीटा एस्ट्राडाइऑल यहाँ पे आके जुड़ गया। मतलब ये क्या क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये रिसेप्टर है, ये हार्मोन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, रिसेप्टर है, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एस्ट्राडाइऑल, बीटा एस्ट्राडाइऑल, मतलब जिससे हमें काम करवाना है। और जैसे ये उसके साथ जुड़ेगा, इसको तुरंत मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करा देगा। किसमें, ये मान लीजिए अब ये बना मैसेंजर आरएनए, इसका क्या नाम दे रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। और ये क्या, किस प्रोसेस से बना, तो ट्रांसक्रिप्शन से। किससे, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ। और अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा, ये अभी ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में, उसके बाद ये बाहर निकलेगा, ये मैसेंजर आरएनए, ये एमआरएनए है, और ये बाहर निकल गया, ये भी एमआरएनए है। और इसके बाद ये बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन कराएगा, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन आपको पता है कि ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन में क्या होगा, यही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही प्रोटीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड क्या, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बहुत ज्यादा आपको थोड़ा बहुत जानना है तो आप ये भी जान सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो तरीके का है, एक एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, और एक को बोलते हैं ओवोवाइटेलाइन प्रोटीन। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये भी ओवो एल्बुमिन प्रोटीन ही है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल डिवीजन और क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। फिर से एक बार देखिए आप, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स में एस्ट्रोजन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, और उसमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म था, क्या लिए थे, बीटा एस्ट्राडाइऑल मोस्ट कॉमन फॉर्म था। एस्ट्रोजन का मोस्ट कॉमन बीटा एस्ट्राडाइऑल फॉर्म को हमने कहां भेजा, साइटोप्लाज्म में भेजा, क्योंकि इसका रिसेप्टर कहां है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्यों जा रहा है, तो इस साइज भी इसका छोटा है और फैट सोल्यूबल भी है। तो ये आया, एस्ट्रोफिलिन के साथ जुड़ा, इसको 1 बोलते हैं, इसमें कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, एस्ट्रोफिलिन 2 बना, इसको हम लोग एस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। चेंज होने के बाद उसके बाद ये डायरेक्ट कहां जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, ये डीएनए के साथ बाइंड होगा। ये जो बाइंड हुआ है, ये दोनों क्या है, यही है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। तो ये दोनों इसके साथ बाइंड हुआ, फिर डीएनए में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो मैसेंजर आरएनए बना। और आपको यही क्वेश्चन याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन कहां पे, न्यूक्लियस में हुआ, और न्यूक्लियस में होने के बाद ये तुरंत क्या हुआ, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसमें ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन से क्या होता, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुई। अब प्रोटीन क्या करेगा, ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जानना है तो ये भी जान लीजिए, नहीं जानेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपका स्लो एक्टिंग हार्मोन्स रहा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन में कौन कौन से हार्मोन्स देखे, हम लोग स्लो एक्टिंग हार्मोन्स देखे, अभी देखे ही आपने, और एक क्विक एक्टिंग हार्मोन्स देखे। स्लो एक्टिंग हार्मोन्स में आपने कौन कौन से एग्जांपल लिया था, कैटाकोलामाइन लिया था, मतलब इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन लिया था, और क्या लिया था, एक इंसुलिन लिया था, और ग्रोथ हार्मोन्स लिया था, और स्लो एक्टिंग में ये लिया था। अच्छा, दोनों में आपको अंतर पता ही चल गया कि स्लो एक्टिंग हार्मोन्स
क्या हुआ, जो भी हार्मोन्स होगा यहाँ पे स्लो एक्टिंग में एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स, या आप बोलिए कि टेस्टिस से निकलने वाला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, या आपको बोलना है तो आप बोल दीजिए ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तो हम लोग वही वाला लिए हैं। तो साइज छोटा होने के कारण साइटोप्लाज्म में आसानी से ये इंटर कर जाता है, फैट सोल्यूबल भी है। और कैटाकोलामाइन क्या था, साइज में बड़ा था, जिसके वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो उसका रिसेप्टर कहाँ थे, वो बाहर ही थे, कहाँ पे, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, चेंज होने के बाद वो अंदर आ रहा था। तो ये मैकेनिज्म है। तो आज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कंप्लीट।